ओके सो लेट वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डेड टू द गैस फेज इक्विलिब्रियम। और जो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिकली वी हैव ड्राइव एन इक्वेशन। क्या बताएगी? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग मॉलिक्यूल। ठीक है, सो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन both are the scientists that drive a law, and this law is based upon the probability of the velocities of molecule after gases. By using Boltzmann Maxwell law, today we have drive an equation जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कैसे है। So let me start here. So first of all, let's have a look about the Maxwell-Boltzmann law. This is the Maxwell-Boltz law. According to the Maxwell and Boltz law for molecular velocities, it says that when a molecule are in steady state, when a steady state, its density is uniform and the gas molecular possesses velocity in all ranges from 0 to infinity. This is the assumption of Maxwell and Boltzmann law के gas molecule possesses velocity in large ranges 0 to infinity. Okay, now if we talk about one thing that you have to know कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल की बात करते हैं उनके दो मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल की it is not possible to determine the velocity, the speed of a single molecule. ठीक है, इसके लिए what we do, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को जब हम लोग molecule contain this one velocity. So Maxwell and Boltzmann law of molecular velocity basically it is basically probability of velocity। एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का, उसकी वेलोसिटी की क्या प्रोबेबिलिटी है, आइदर इट इज हैविंग द हाई वेलोसिटी, लोअर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एटसेट्रा। तो इसकी जो एक स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट किया था। सो उसकी कुछ assumption ये भी थी कि दैट मॉलिक्यूल आर इन स्टेडी स्टेट एंड इट्स डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड इट possesses velocity of all ranges from 0 to infinity, but large molecular fraction have a definite range। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। So how you define the steady state? The number of molecule that having a definite range of molecular velocity, it is known as the steady state। अब डेफिनेट रेंज का क्या मतलब है? डेफिनेट रेंज का मतलब है कि मॉलिक्यूल पोजेसिव हैव सम पर्टिकुलर वेलोसिटी इन अ डेफिनेट रेंज के आइदर इट हैविंग द लो वेलोसिटी और द हायर वेलोसिटी। ठीक है, तो जो एक पर्टिकुलर रेंज की जब हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल that having a particular range of velocity, particular definite range of molecular velocity, तो उन molecules को हम कहते हैं कि they are in steady state। और जब एक molecule steady state के अंदर present होगा तो उसकी density भी uniform होगी। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने फर्दर अपनी जो assumption है उसको एक स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एक इक्वेशन के थ्रू प्रेजेंट किया था, that is shown on the screen also। According to this, d n c over n, what is d n c over n? N is let be the total number of the gas molecule। ठीक है, so d n c it is the fraction of molecule, so d n c over n mean the fraction of a molecule present in a gas container whose velocity equal to 4 pi 1 over 2 pi r t 3 by 2 m over 3 by 2 c square d c e exponential power minus c square over 2 rt। This is a final relation of the Maxwell and Boltzmann law for molecular velocities। How we drive it, this is no concern in our lecture।
ये कैसे ड्रा किया गया, ड्राइव किया गया, इसकी बकायदा एक डेरिवेशन है, बट वी डोंट हैविंग अ कंसर्न, वी जस्ट फोकस ऑन द फाइनल एक्सप्रेशन। सो इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें कि जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का, उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे बेसिकली इस इक्वेशन के दो फैक्टर हैं। एक हमारे पास जो फैक्टर है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे सी स्क्वेयर यानी कि वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास बेस में है, और एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, दिस वन इज द फैक्टर। और ये जो दोनों फैक्टर हैं ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं। एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी प्रेजेंट है, और एक हमारे पास बेस में भी वेलोसिटी प्रेजेंट है। बाकी तमाम फैक्टर जो होते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर गैस के लिए। अब जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का, वो हमें उसकी जो स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी है वेलोसिटी की, वो कैसे पता चलेगी, वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेट करेगा, देन द मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन विल फेवर द लोअर वेलोसिटी। और जब हमारे पास सी स्क्वायर एट बेस पे जो हमारे पास वेलोसिटी है, जब ये फैक्टर डोमिनेट करेगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस हाई वेलोसिटी। सो ये हमें जो एक स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी थी वेलोसिटीज की फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की, वो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने कायदा इसकी रिजल्ट के लिए हमें इसने बताया क्या था, मैक्सवेल बोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ द मैन जो वेलोसिटी की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने बताई थी। और वो कब हाई वेलोसिटी है, व्हेन द सी will be dominant, and when is the velocity is lower, when the lower fraction molecule velocity is dominant, when the exponential factor is dominant in this particular equation. तो आज हमने जो करना है बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मॉलिक्यूल्स। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर, उनके दरमियान जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है, we have to calculate that energy distribution, but how we calculate it, we are using the Maxwell and Boltzmann formula, and this is where mathematics है, so we'll try to make you understand. So let's have a focus on the derivation. Let's suppose that if E represent the kinetic energy of 1 mole of molecule and velocity is c, then it will equal to which one? As you know, what is the formula of kinetic energy? If we write the kinetic energy will be equal to the half mv square. Now you have to consider that it is for 1 mole. If it is 1 mole, then the small m will be replaced by the capital M. So you can write here small m will be equal to the capital M. And other thing is that now is it okay? आवाज कट रही है. Is any other have this issue? My voice is cut. Okay, what we do, we are having the derivation about energy distribution. What we do in this example, we just take the equation of the kinetic energy. Kinetic energy हमारे पास होती है half mv square. ठीक है? For the 1 mole of gas, what you write for 1 mole of gas, it will be written as half m capital M v square, but you say we suppose that velocity will is equal to the c. So what it will be? It will is equal to the half m capital M c square. ठीक है? Now by using this kinetic equation,
you have to rearrange the equation in order to separate the velocity. तो जब हम इस इक्वेशन को फर्दर सेपरेट आउट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, सो हाफ एम वी स्क्वायर जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा था वो ई के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो एम सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया. सो दिस वन इज द न्यू इक्वेशन. नाउ यू हैव टू टेक द अंडर रूट. अंडर रूट किस लिए लिया है? इन ऑर्डर टू फ्री द ओनली वेलोसिटी. सो सी के ऊपर स्क्वायर था, यू आर टेकिंग द अंडर रूट ऑफ. After taking the under root, your equation will be c is equal to 2em under root. ठीक है, और इस इक्वेशन को हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं. कैसे? c is equal to 2 over m cross e. Either you are writing in combined form or either you are writing in separating form, it's okay, but I am just writing in the separating form. Why? Because when we do the further derivation then it will be easy to understand. तो जो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है उसको हमने 1 मोल के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, और हमने किया कि यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है इट विल बी c. सो इट विल इक्वल टू द हाफ कैपिटल m c स्क्वायर. c की वैल्यू सेपरेट करके हमने इक्वेशन बना लिया. से दिस इज इक्वेशन 1. नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी. ठीक है, सो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस समझने वाले हैं कि हमने डिफरेंशिएट करना. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी. हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? लुक एट द इक्वेशन 1. c इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू अंडर रूट ई. जब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, सो यू हैव पुटिंग द साइन डिफरेंशिएशन d and over de. what is the meaning of here de? that differentiate this equation with respect to energy. ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड पे भी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी डिफरेंशिएट किया है, एंड विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड भी इक्वेशन के दोनों को हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया. ओके, अब देखें आप यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास अगर इस राइट इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अंडर रूट है. ठीक है, अंडर रूट है. अंडर रूट आपको पता है अंडर रूट किसके इक्वल होता है? अंडर रूट हाफ पावर के इक्वल होता है. सो यू कैन आल्सो राइट द इक्वेशन इन एट द राइट साइड ऑफ फॉर्म दिस वन. बोथ इक्वेशन हैविंग द सेम. You just take the equation number 1 and do the differentiation with respect to energy. इसके लिए हमने क्या किया है? इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ डी सी ओवर डी ई कर दिया, जो हमें ये डोनेट कर रहा है कि नाउ द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड राइट साइड इज आल्सो. राइट साइड पे हमारे पास दो फैक्टर है. एक हमारे पास 2 ओवर m फैक्टर है और दूसरा हमारे पास E एनर्जी फैक्टर है. दोनों को या तो हम अंडर रूट में लिख सकते हैं या पावर में लिखेंगे तो हाफ लिख देंगे. ठीक है, दो इक्वेशंस आर राइट. नाउ फॉर डूइंग द डिफरेंशिएशन यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल आप कब अप्लाई करते हैं? जब भी आपके पास कोई दो फंक्शन होते हैं और वो आपस में क्या कर रहे हो, मल्टी, देन यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. अब एक करंट इक्वेशन में आप देखें आपके पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास मैस है और एक हमारे पास एनर्जी है. ठीक है, दो फंक्शन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है. प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई किया है इसको हम देख लेते हैं. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एज सच. साइड में for product rule firstly you have write the first function as such. ठीक है, आप ये देखें ये हमारे पास सॉरी सेकंड फंक्शन, इसको मैं नंबर दे देती हूँ. ये फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है. you have to write the second function as such and differentiate d over de. differentiate the the d भी है. differentiate the first factor with respect to energy. ठीक है, सो डी ओवर डी ई करके हम लोगों ने फर्स्ट फैक्टर को एज सच लिख दिया. नाउ प्लस यू हैव टू पुट द प्लस. दिस इज द रूल ऑफ प्रोडक्ट रूल कि आपने प्लस करना है. और प्लस क्या करना है? नाउ यू हैव टू राइट द फर्स्ट फैक्टर एज सच. ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है? 2 ओवर m हाफ एज सच लिख दिया एंड डिफरेंशिएट द सेकंड फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है. आई जस्ट रिपीट प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई किया है.
इक्वेशन में हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर नंबर 1 है जिसके अंदर 2/m है यानी कि मास का, दूसरा एनर्जी का है। और प्रोडक्ट रूल हम कब अप्लाई करते हैं, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। सो इसको लिखते कैसे हैं, व्हेन देयर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्रोडक्ट अप्लाई प्रोडक्ट रूल। हाउ यू राइट, फर्स्टली यू राइट द सेकंड फंक्शन एज सच, ठीक है। सेकंड फंक्शन को जैसा है वैसे ही लिख देना है और आपने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, सो वी एवर राइट हियर द 1/dE, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर प्लस किया, प्लस अब किसको करना है, नाउ यू हैव राइट द फर्स्ट डिफरेंशिएट कर दें सेकंड फैक्टर को विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, ठीक है। सो ये जो D और D/dE है ये क्या है, डिफरेंशिएशन का साइन है एनर्जी, तो हम लोगों ने ये राइट कर ली। इस इक्वेशन को अब हम लोगों ने फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2/m है, 2 हमारे पास कांस्टेंट, और जब हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं ना तो उसकी, ठीक है, इधर हम 0 लिख देंगे और 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो क्या रहे, ये E हाफ मल्टीप्लाई D/dE हाफ 2/m हाफ पावर, ये तमाम का तमाम फैक्टर 0 हो गया। अगर हमने इसकी डेरिवेटिव लिया है तो इट विल बिकम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्लस 0 में अब हम प्लस करेंगे क्या, फैक्टर को देखेंगे। सेकंड फैक्टर में ये जो डिफरेंशिएशन हुई हुई है ये कैसे की है इसको हमने देखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो जो हमारे पास प्लस के राइट हैंड साइड पे जो पोर्शन है यहाँ पे 2/m हाफ, ये तो ऐसा लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, प्रोडक्ट रूल के अंदर ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको हमने ऐसा ही लिख दिया है, ठीक है। डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, डेरिवेटिव लेना है E हाफ का। अब डेरिवेटिव का रूल क्या है, आप लोगों के साथ पहले भी ये डिस्कस किया था, इधर हम दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन है, सपोज कर लें x फंक्शन है और इसका एक पर्टिकुलर हमारे पास पावर है, फॉर एग्जांपल 3 है। सो हाउ डेरिवेटिव, अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ गया तो आप इसको कैसे, आपको ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि जो आपकी पावर है उसको आपने सब उतार लेना है, उसके बाद फंक्शन को एज सच लिखना है और पावर में से 1 माइनस कर देना है। तो 3 पावर थी, 3 में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 3x2, ठीक है। ये एक जनरल रूल है कि अगर किसी फंक्शन के पावर हो तो उसको कैसे, उसका डेरिवेटिव लें तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो सेम फार्मूला है, जो सेम मैकेनिज्म है, वो हम की पावर हाफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी तो देखे ना, हमारे पास फंक्शन है, सपोज कर लें कि ये हमारे पास x है और जो पावर है वो हमारे पास 3 थी, तो x की पावर कितनी है, हमारे पास हाफ है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसके नीचे जो एक फॉर्मूला है आप पहले इसको देखें। देखें हम लोगों ने ऐसा जो इक्वेशन ये ड्राइव किया है कि DC/DE, इस DC/DE जो सा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एरो के नीचे वाली इक्वेशन में, ये अपना प्रोडक्ट रूल की बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसके अंदर जो पहला फैक्टर था 0 है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के बाद वाला फैक्टर ही सिर्फ आएगा। इसके अंदर हमारे पास 2/m हाफ है, 2/m हाफ बिल्कुल ये ऐसा लिख दिया है और उसके बाद E की डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव का क्या रूल, कि जो पावर थी वो कहाँ, साइड पे, आपने इसको साइड पे लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद E की जो पावर हाफ क्यों लिखी गई है, देखें करंटली हाफ, ठीक है। इसको जब हम लोगों ने किया कि आपके पास ले लिया साइड पे 2E, जैसा कि आपको इक्वेशन में नजर भी आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी पावर में से -1 करना है। आप इसको -1 करें, इसको सॉल्व करें। जब आप इसका एलसीएम लेंगे क्या 2 से कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, तो क्या आ जाएगा -1/2, यानी कि इसकी पावर के अंदर जब हमने माइनस ऐड किया तो आपके पास क्या पावर बनी -1/2। सो आप लोग E -1/2
2 as it is already shown in the equation 2। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे e की पावर -1/2 लिखी है। तो अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो e है, e की पावर माइनस में अगर आप चाहते हैं कि e की पावर प्लस में चला जाए तो क्या करेंगे, जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो या 1 के साथ अगर ये के डिवाइड हो जाए तो देन इट विल बिकम इक्वल टू द e प्लस इसकी जो पावर है वो आ जाएगी प्लस हाफ में। एज यू कैन सी हियर द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन, यहाँ ये देखें कि e की पावर हाफ आ चुकी है प्लस हाफ, बट वेयर नाउ e इज प्रेजेंट e विल बी डिवाइडेड, बट अगर हम इसको बिल्कुल पीछे देखें तो e हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था। तो दोनों इक्वेशन प्रोडक्ट रूल से आइदर आप ये इक्वेशन लिख लें या ये इक्वेशन लिख लें, बोथ आर द सेम। आई एम जस्ट राइटिंग बोथ इक्वेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला मैथमेटिकल स्टेप जो हमने यूज किया वो क्या है, अगेन आई जस्ट रिपीटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन को आपने 1 मोल के लिए लिखा है एंड स्पीड को कंसीडर किया है c स्क्वायर। उसके बाद c की वैल्यू आपने इक्वेशन बना लिया है। इस इक्वेशन को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। डेरिवेट करने के लिए इक्वेशन को कैसे लिखें, डी ई के हिसाब से लिख देंगे। और आपको पता है कि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव राइट द सेकंड फंक्शन एज सच। ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें, देन फिर आप प्लस कर दें फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, इसको लिखने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करना है। फर्स्ट जो प्लस के जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोर्शन है उसकी वैल्यू 0 क्यों आई है, क्योंकि वहां पे एक डेरिवेटिव में कांस्टेंट था और कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, और जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0, इसलिए हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। हमारा बेसिकली फोकस क्या रह गया था कि जो हमारे पास प्लस के राइट हैंड साइड पे है इसको सॉल्व किया, इसके अंदर 2/m½ एज सच वैल्यू लिखी गई, लेकिन हमने डेरिवेटिव e का लेना था। e की पावर हाफ थी, e की पावर हाफ का डेरिवेटिव कैसे लिया गया आपको पता है, डेरिवेटिव 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है। ये तमाम प्रोसीजर एक्सप्रेशन डी ई इक्वल टू अवर m हाफ मल्टीप्लाई 1/2 e हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड 1/2 e माइनस हाफ भी लिख सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको पता होना चाहिए कि माइनस हाफ जब लिखेंगे तो e 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब आप प्लस e 1/2 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, okay, now we'll move to the next step। है ये कैसे आया है, इसको एक्सप्लेन तो कैसे आया है। देखिए हमारे पास है 2/m है, तो क्या है कांस्टेंट है, 2 से बेसिकली कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं ना तो अंडरस्टूड है कि वो हमारे, इसलिए वो टोटली जो टर्म है वो हमारे पास 0 हो चुकी है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे बेसिकली 2 है ना, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 है। तो जब एक चीज 0 आ गई है ना, यहाँ पे ना मिस्टेकनली डी नहीं लिखा गया, यहाँ पे डेरिवेटिव है। तो जब हम मतलब 2/m है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो वैसे भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए जो मास होता है वो भी कांस्टेंट होता है, हमें पता है। तो जो कांस्टेंट टर्म के डेरिवेटिव्स होते हैं ना उनकी वैल्यू 0 होती है। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करें ना पूरे इस पोर्शन को, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको अगर मैं 0, तो ये इसका आंसर ना 0 आएगा सॉल्व करके। जैसे इसको सॉल्व करके हमारे पास हाफ e माइनस हाफ की पावर आई है ना, इस तरह इसका आंसर 0 आएगा, और 0 को e से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा फैक्टर है ये निग्लिजिबल होगा, जस्ट फोकस ऑन दिस वन फैक्टर। ठीक है, अच्छा, आफ्टर सॉल्विंग आफ्टर टेकिंग द डेरिवेशन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस इक्वेशन, ये जो आफ्टर डेरिवेटिव इक्वेशन आई है इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज हमने कैसे किया कि ये जो डी ई डी सी के नीचे डिवाइड हो रहा था ना, इसको अपोजिट साइड पे जाके यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। लुक एट द इक्वेशन, सिंपली डी सी जो सा उधर जाके
मल्टीप्लाई हो गया। अब अगेन दोबारा से हमने कुछ यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स ही अप्लाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो हाफ पावर में हाफ थी उसको अंडर रूट में लिख दिया। ये तो सबको पता है कि या तो हम 2/m की पावर हाफ भी लिख सकते हैं या 2/m को अंडर रूट भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम। तो इसी तरह हमने ई को भी लिख दिया। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हम लोगों ने 1/2 ये जो 2 है ना इसको सॉल्व किया। अब इसको कैसे सॉल्व किया है, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन इसके अंदर हमने 2 को अंडर रूट 2 लिख दिया। अब ये हमने 2 को अंडर रूट 2 क्यों लिखा है, हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्क्राइब किया हुआ है। आई जस्ट रिपीट इट अगेन। यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है कि जो आपके पास 2 है ना इसकी पावर हाफ है, तो इस 2 की भी पावर हाफ हो जाएगी इस तरह, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन किसके साथ, अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर हाफ के साथ। अगर आपकी बेस सेम हो, ठीक है, देखिए 2 दोनों सेम है, अगर बेस सेम हो इसके अंदर क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। आप 2 को एक 2 और आप इसको लिखेंगे +1/2। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1, यानी कि 2 की पावर 1। तो जो 2 की पावर 1 है वो किसके इक्वल है, वो उसको हम 2 के साथ लिख 1:2, तो दैट्स व्हाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये यहाँ पे हमने इस 2 को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया, तो 2 की जगह हमने अंडर रूट 2 लिख दिया। साथ में हमने इस इक्वेशन में क्या किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इस इक्वेशन को जो 2/m हमारे पास कंबाइंड स्टेट में था इसको अलग-अलग करके लिख दिया। अलग करके क्यों लिखा है, ताकि आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कटिंग करनी है, मजीद सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2 से कट, ठीक है। कटने के बाद इक्वेशन क्या बनी, डी सी इज इक्वल टू 1/m अंडर रूट देन 1/2 अंडर रूट इंटू डी ई पावर -हाफ। अच्छा, अब ये -हाफ क्यों हुआ है, देखें यहाँ पे ना 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट ई है। अब ये जो अंडर रूट ई है इसको हम लोग ई की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट और हाफ की हाफ पावर इक्वल होता है। अब अगर ये नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है ना, इसको ऊपर लेके जाना है, साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इट विल ऑटोमेटिकली इट विल बिकम -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूं लिख दिया। सो योर दिस इक्वेशन विल बिकम दिस वन। अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन सामने आई है इसको फर्दर रीअरेंज किया। रीअरेंजमेंट कैसे किया है, आप देखें कि यहाँ पे 1/m अंडर रूट है और 1/2 का भी अंडर रूट है। बेसिकली इसको हम लोग कंबाइन फॉर्म में 2m अंडर रूट भी लिख सकते हैं, यानी कि 2m 1/2 इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। उसकी जरा ओपन स्टेट है, जो हमारी इक्वेशन वैसे चल रही थी इसको ऐसे लिख सकते हैं। अरेंजमेंट के लिए हमने क्या किया कि ये जो 1/2m है ना, ये इक्वल के उस साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल के उस साइड हमारे पास क्या था, इक्वल के उस साइड हमारे पास डी सी है, ठीक है, और ये आगे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वही है। तो आप ये देखें, रीअरेंज इक्वेशन करने के बाद हमारे पास डी सी 2m, ये 2m कहाँ से आया, बेसिकली ये वाला 2 और ये वाला m दोनों के ऊपर अंडर रूट है, इसलिए हमने इसे कंबाइन करके लिख दिया है। एंड इट विल इक्वल टू द डी ई हाफ माइनस हाफ की हाफ पावर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। After got this equation, what you do, you just multiply the equation with mc square, ठीक है। mc square क्या था यहाँ पे, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और फॉर 1 मोल ऑफ गैस यू कैन राइट हाफ कैपिटल mv स्क्वायर, ठीक है। तो आपने 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mc स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये इक्वेशन 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन के आफ्टर मल्टीप्लाइंग द काइनेटिक एनर्जी विद इक्वेशन नंबर 2 व्हाट वी डू, हमने इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज किया है। रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने क्या किया है, लेट हैव अ लुक। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का 1/2 है, ठीक है। अगेन हम लोगों ने एक तो इसको एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया है, और दूसरी बात ये जो 2m है, 2m अंडर रूट है, इसको हमने सेपरेट करके लिखा है। ये यहाँ पे हमने दो
मैथमेटिकल स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं। तो देखें 1/2 था, उसकी जगह हमने 1/√2 लिख दिया। यू नो डैट हाउ इट्स कम, इट्स ओके। उसके बाद जो 2m√, था तो 2 को हमने अंडर रूट ही रहने दिया है, और m को हमने क्या लिख दिया है, m को हमने लिख दिया है यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है, अब इसको हम लोगों ने ऐसे क्यों लिखा है, उसकी एक वजह है। देखें ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें एक अंडर रूट टू से अगेन कट जाएगा, और यहाँ पे m के साथ क्या हुआ है, जिस m के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, जारी बात है उसकी पावर 1 होती है। दोनों बेस अगर सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगी। ठीक है, इनको आप एड अप करें, इनका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने से m की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। एज यू कैन सी एट द स्लाइड के m की पावर कितनी लिखी गई है, m की पावर 2/m ही लिखी हुई है, लाइक दिस। ठीक है, बाकी जो पोर्शन है वो एज सच सेम रहा है कि E इज ई इंटू डी ई हाफ। ठीक है, और जो हमारा बाकी जो तमाम पोर्शन था उसको हम लोगों ने सेम लिख दिया। अच्छा, की पोर्शन में क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो हम लोगों ने हाफ mc² लिखा था। ठीक है, आगे जाके हमने mc² की डायरेक्ट वैल्यू E पुट कर दी। आपको पता है ना कि हमने ये बात शुरू में कर दी कि लेट्स सपोज कि E इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली जब हमने इस इक्वेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई किया था तो हमने उसकी वैल्यू पुट की थी हाफ mv²। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने काइनेटिक एनर्जी पुट किया है उसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देकर सॉल्व किया है, और जो राइट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी पुट की है उसकी जगह हाफ mc² को हमने क्या लिख दिया है, दैट विल इक्वल टू द एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये काम कर दिया। उसके बाद हमने इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने देखें, एक हमारे पास एनर्जी है जिसकी पावर -½ है, और एक हमारे पास एनर्जी है जिसकी पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। इसी तरह अगेन जैसे हमने मैस की पावर्स ऐड की थी, एनर्जी का एनर्जी फंक्शन है, जब फंक्शन सेम होते हैं पावर एड अप हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास ये है, और इसको जब हम लोग यूं ट्रीटमेंट देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू द 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ 1/2। तो इस तरह E की वैल्यू, E की पावर क्या आ गई है, हाफ आ गई है। सही है, जैसे हम लोगों ने मैस की पावर्स को कैलकुलेट किया इस तरह हमने एनर्जी की पावर को भी कैलकुलेट किया है, और एज सच जो बाकी इक्वेशन है वो हमारी वैसे ही कंटिन्यू है। जब E की पावर हाफ आई है, E की पावर हाफ आई है, यू कैन से दैट E आल्सो रिटन एज द अंडर रूट, तो हमने E को अंडर रूट लिख दिया। सिंपली यहाँ पे मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या किया है। जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की है, राइट हैंड साइड पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की है उसको हमने डिफरेंट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दी है। 2 को वो आपस में कैंसिल आउट होके हमारे पास एक फार्मूलाइज आ गया है। इसी तरह हमारे पास जो m था उनकी पावर्स को भी हमने एडअप किया है। ठीक है, और जो हमारे पास था यहाँ पे 1 E था, उसकी भी पावर 1 थी, और उसके अंदर जब हमने -1/2 को वाली जो पावर थी इसको आपस में रिजोल्व किया तो हमारे पास E की पावर हाफ आ गई। ठीक है, E की पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट E। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूएशन में हमने क्या किया है कि जो हमारे पास यहाँ पे m 3/2 d² c² de अंडर रूट 2e। ठीक है, हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो 2 है, जो इक्वल के इस साइड यहाँ पे जो 2 है जो डिवाइड हो रहा है बेसिकली m के नीचे, ये जाके इस वाले e के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, वो भी अंडर रूट था, वो भी अंडर रूट था, तो हम लोगों ने उसको इकट्ठा करके लिख लिया। सो व्हाट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन, इट इज m इज इक्वल टू 3/2 d c² इज इक्वल टू de into अंडर रूट 2e। से दिस इज इक्वेशन 3। Now, as you know that about the Maxwell-Boltzmann law for equation, according to Maxwell and Boltz's law, this is the equation that the fraction of the molecule
whose probability of velocity is equal to 4 pi 1 over 2 pi rt 3 by 2 m 3 by 2 c square dc exponential power e minus mc square over 2 rt. This is equation number 4 and this is known as the Maxwell-Boltzmann distribution. अब अगर आप इसको फोकस करें ना, देखें हमारा जो टॉपिक का नेम है वो क्या था, यू हैव टू ड्राइव अ रिलेशन for the energy distribution among molecule and how you create the energy distribution and among molecule by using the Boltzmann law. तो ये बोल्ट्जमैन लॉ है और इसके अंदर अगर आप पर्टिकुलर फोकस देखें कि ये हमारे पास जो m3/2c² dc है, ये वाली जो हमारे पास यहाँ पे टर्म है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, दैट विल इज इक्वल टू डी ई मल्टीप्लाई अंडर रूट 2e। ई हमारे पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब क्या किया, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इसके अंदर जो वेलोसिटी वाला फैक्टर है उसको हमने एनर्जी के रिलेट किया है। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m3/2c² dc इन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसकी वैल्यू क्या है, de मल्टीप्लाई 2e। तो सिंपली इक्वेशन 3 को पुट किया जब इक्वेशन 4 में, तो ये वाला जो फैक्टर है जिसको मैंने ये एक सर्कल में लिखा है, ये किससे रिप्लेस हो गया, डी ई इंटू अंडर रूट 2e। इसको हम लोगों ने फर्दर कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई हुई है। सबसे पहले तो हमने ये देखे हमारे पास था, ये है 1/2 पाई आर टी और इसकी पावर है 3/2, यानी कि 2 पाई आर टी के ऊपर 3/2 की पावर है। हमने इसको कॉमन लिखने के बजाय सिर्फ पाई आर टी की पावर 3/2 लिख दिया, जबकि इसके साथ 2 भी था। अब देखें 2 की पावर भी हमारे पास 3/2 थी, इसको मैं सिर्फ 2 की पावर को एक्सप्लेन करती हूँ समझाने के लिए। 2 की पावर भी 3/2 है और 2 के साथ बाकी कांस्टेंट है पाई आर टी, उनको हम लोगों ने सेपरेट रख दिया। ये जो 3/2 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट विल इज इक्वल टू द 2 इंटू 2 पावर हाफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हम लोगों ने ऐसे ही लिखा है। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, आपको पता है कि देखिए जिसकी कोई पावर नहीं होती ना उसकी पावर 1 होती है, तो बेस सेम है, पावर 1 प्लस 1/2 करते हैं आप, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटिवली आपके पास 2 की पावर 3/2 ही निकलेगी, ठीक है। जैसे हमने पीछे मैथ्स की का देखा था ना, मैथ्स एक हमारे पास मैथ्स था जिसकी पावर हाफ थी और एक मैथ्स था जिसकी पावर 1 थी, उनको ऐड करके हमने कहा मैथ्स की पावर 3/2 है। तो सेम अब हमने ये कहा है कि 2 की पावर 3/2 है, तो हम लिख सकते हैं कि एक बार 2 को सिंपल रहने दे और एक बार 2 की पावर हाफ लिख दे, ठीक है। पहला काम हमने ये किया। अच्छा, दूसरा काम हमने यहाँ पे ये किया, आपको पता है कि जो 2 है इसकी पावर हाफ है और 2 की पावर हाफ 2 अंडर रूट के इक्वल होता है, तो क्या किया कि 2 हाफ को 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल कर दिया। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी डू, हमने थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन की, 2 1 is 2, 2 2 are 4, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर गया, 2 पाई अवर पाई आर टी 3/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई डी ई, ये जो डी ई है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वल के उस साइड जाके यहाँ पे डिवाइड हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा, ई की पावर हाफ, ई की पावर हमने हाफ क्यों लिखी है, क्योंकि ई अंडर रूट था एंड अंडर रूट इक्वल टू द हाफ। यहाँ पे आपको पता है कि अंडर रूट किसके इक्वल होता है, अंडर रूट हाफ के, इसको हम यूं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसलिए हमने ई को वैसे लिख दिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी एज सच लिख दिया। और अगर मैं इसको फर्दर मजीद सिंप्लीफाई करूं तो देखें हमारे पास यहाँ पे ये फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी डी डी के फैक्टर को सेपरेट कर लें और 1/n को हम लोगों ने फर्दर सेपरेट करके लिख दिया। सो दिस इक्वेशन से दिस इज इक्वेशन 5 एंड दिस इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पे ये इक्वेशन को देख सकते हैं कि बाय यूजिंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर द वेलोसिटी, उसमें वो क्या बताता है, उसके अंदर वेलोसिटी का फैक्टर है और एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, यानी कि अगर आप उसको फोकस करें तो हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक तो कांस्टेंट, या देखिए यहाँ पे भी कांस्टेंट है। दूसरे फैक्टर में यहाँ पे भी हमारे पास वेलोसिटी होती है c²
और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर एज सच है, बट जो सी स्क्वायर है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अंडर रूट ई आर द ई की expression for the Maxwell-Boltzmann law for energy distribution among the gas molecule। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन है छोटी सी, इसको आप लोगों ने important how to derive the energy distribution among gas molecule। तो सिंपल से डेरिवेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट देयर इज अ लिटिल मैथमेटिक्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाइमा का क्वेश्चन है जी, आगे समझ मैम, ई पार्ट का समझ नहीं आया, सेकंड पार्ट की ई पार्ट का समझ नहीं आया। वेयर ई पार्ट, विच वन ई पार्ट? मैम शायद सेकंड, पता मैम, पीछे जरा जाएं। ओके, मैम ये वाला ई पार्ट, मैम दिस यहाँ वन, से, यहाँ से। ये वाला ई, यस मैम। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन में ये ई कैसे आया है? पिछली इक्वेशन देखें, हम को ऐड किया है, हाफ एम सी स्क्वायर एनर्जी इज इक्वल हो है, हमने शुरू में पढ़ा था पहली स्लाइड में कि आप काइनेटिक एनर्जी को सपोज कर रहे हैं, इट विल इक्वल टू ई, ठीक है, और ये इज इक्वल है फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर। सिंपली इसको ना सब्स्टिट्यूट कर दिया ई के साथ, तो ये ई यहाँ पे इस वजह से आ गया, ठीक है, तो ये देखे ये ई यहाँ पे इसलिए आ गया, और वो जो 1/2 था इसकी तो समझ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया है, यहाँ पे ई है, इसकी पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, और एक ई है उसकी पावर हाफ है, तो एक ई है, ई माइनस 1/2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दो ई है ना, एक ई ये वाला आ गया जो एम सी स्क्वेयर से आया है, और एक ई जो वो पहले वाला चल रहा है, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, इनको जब हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 1 माइनस 2 हो गया, तो ये क्या होगी, इसका आप अगर एलसीएम लो तो हमारे पास आ गया 2, 2 को इधर करेंगे 1, ठीक है, माइनस कर दें इसको 2 के साथ, जो नहीं सॉरी मैम 2 आएगा। 2 से कट जाएगा ना, 2 1 is 2 आ मैम 2 जाएगा, माइनस, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये ना इधर 2 आएगा और इधर 1 यस आएगा, मैम, 2 क्योंकि इसके नीचे माइनस तो 1 कुछ नहीं आएगा। है ना, ये देखिए इसके नीचे 1 है ना, ये 1/1 है, ये हम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 के साथ कट जाएगा, और जब इसको 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 is 2, हाँ जी, उल्टा लिख दिया था, तो 2 में से 1 माइनस करें क्या आ जाता है, हाफ, यानी कि ई की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ, इसलिए हम लोगों ने ई की पावर को माइनस हाफ के बजाय प्लस हाफ लिख दिया। ये हमने ऐसे नहीं किया कि भाई पहले हमारे पास ई की पावर माइनस हाफ थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्लस हाफ में, नो, यहाँ पे हमने एक और एडिशन किया है ई की, और ये ई कैसे है, ये ई है काइनेटिक एनर्जी का। अब इन दोनों ईज की पावर को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि इसकी 1 है, इसकी -1/2 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके एक ही हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, और जो पावर है वो हाफ बन गई, और हाफ को आप लोग अंडर रूट पे लिख सकते हो, ठीक है, ओके जी। एनी अदर? नो मैम, थैंक यू। ओके जी, so this is all about today's lecture of your theory lecture, that how you calculate the energy distribution among the gas molecule by using the Maxwell-Boltzmann law। तो ये इक्वेशन, ये डेरिवेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने देखना है, इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है, बट देयर इज अ लिटिल मैथमेटिक्स, तो जो बच्चे मैथ के हैं वो तो इजीली कर लेंगे, लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, यू हैव टू ट्राई टू डू रिपीटिशन, आप इसको प्रैक्टिस करें, चीजों को समझें, रट्टा ना लगाएं, रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएगा, समझें कि ये चीज कैसे एक इक्वेशन दूसरे से कन्वर्ट हुई है, इसके सिंपल स्टेप हैं, आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, अगर किसी को समझ नहीं आया वो दोबारा सुन सकता है, ठीक है।